जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत दिनों के बाद अब फिर से मैराथन की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, बीच में स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से रीस्टार्ट की जा रही है। इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज कराया जाएगा, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और एग्रीकल्चर। सबसे पहले यूपी स्पेशल हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर आपका एग्रीकल्चर को ख़त्म करेंगे। अभी अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हैं यूपी स्पेशल, इसमें देखो 500 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि समझ लो 1000 से 1200 क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। डेली आपका 30 से 50 मिनट या 40 मिनट क्लास कराया जाएगा। इसमें आपका क्या रहेगा कि एक शॉर्ट फॉर्म में तेज़ी से समझाएंगे कि यूपी स्पेशल में जो जो इस समय यूपी ट्रिपल एस सी पूछ रहा है उन क्वेश्चनों को कैसे हम लोग टैकल करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते क्लास को। हम जो भी भाई बंधु चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और बहुत ही अच्छे और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप लोग यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश दिवस तिथि कब मनाया जाता है। देखो एक बात समझना कि 24 जनवरी जो है यूपी का, इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश डे मनाते हैं, हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। लेकिन इसको हम लोग मनाना कब शुरू किए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यह करता है। इसको हम लोग मनाना शुरू किए थे 2018 से। कब से किए थे, 2018 से पहली बार आधिकारिक रूप से मनाना गया था। यूपी के बारे में कुछ पॉइंट जान लो। यूपी क्या है, यूपी आपका चौथा क्षेत्रफल में, जनसंख्या में पहला, आप सबको पता होगा। ठीक है, और यूपी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो ऐसा है कि अगर हम लोग इस तरह से यूपी को बांट लेते हैं तो यूपी का जो सबसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, चलिए इसमें हम एक दो आपको बताएंगे, एक दो आप लोग कमेंट करेंगे ताकि अच्छा लगे कि आप लोग भी समझ रहे हैं। साउथ में कौन सा होता है, सोनभद्र होता है, आप सबको पता है। और सबसे पूर्वी यानी इस तरफ, इधर ईस्ट हो जाता है, इधर है, इधर वेस्ट हो जाता है, इधर साउथ, इधर नॉर्थ हो जाता है। तो जो सबसे पूर्वी वो करने बलिया है। बलिया के बारे में एक बात और जान लो, शेर बलिया किसको कहते हैं, चिट्टू पांडु कहते हैं। और बलिया से ही गंगा यूपी से बाहर निकल के बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा ए। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविनेंस, पहले क्या था यूपी का नाम, यूनाइटेड प्रोविनेंस था। तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के यूनाइटेड प्रोविनेंस हम लोग क्या रख दिए थे, उत्तर प्रदेश कर दिए थे। ठीक है, मनाना कब शुरू किए थे ये नोट कर लेना, मनाना हम शुरू किए थे 2018 से। मनाना कब शुरू किए थे, 2018 से। ठीक है, राजकीय भाषा हिंदी है, उर्दू भी है। उर्दू को कब शामिल किया, 1989 में। 1989 में हम लोगों ने उर्दू को शामिल किया। और ये जिनको जो पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ इनको मिलेगा कहाँ पे, ये पीडीएफ मेरा मिलेगा जो भी एजीटीए का पैड बैच है वहाँ पर आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। क्या है, पलाश है। टेसू बोलते हैं जिसको है हम लोग हैं, फायर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग कब घोषित किए थे ये भी जानिएगा। इसको हम लोग घोषित किए थे 4 जनवरी 2011। कब घोषित किए थे, 2011, एक मिनट, 2011, 4 जनवरी 2011 में हम लोग इसको क्या घोषित किए थे, राजकीय पुष्प। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस है। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है, जिसे दलदली भी बोलते हैं। और राजकीय खेल तो हॉकी है, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तेजी में कराएंगे ताकि जल्दी आप लोग कुछ पढ़ सकें। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं और कितने जिले हैं। चलो अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो मंडल और नगर निगम ये दोनों बड़ा ही क्लोज रिलेटेड होते हैं, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। सबसे पहले समझो, मंडल की संख्या 18 है, मंडल की संख्या 18 है, ये हो गया, एम से डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया मंडल। लेकिन अगर नगर निगम की बात करें तो वो होता है 17, ये होता है एन से डिनोट कर रहे हैं। यानी कि मंडल की बात करेगा तो वो कितना है, 18 है। जिला कितना है, 75 है। सबसे नया जिला अगर कोई पूछ ले, मतलब सबसे नया जिला कौन सा बना था, अलीगढ़ बना था। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है, लखीमपुर खीरी। यूपी में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के मामले में कौन है, खीरी है। मैं बोलते जा रहा हूँ, नोट करते जाओ ताकि जल्दी जल्दी लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, जल्दी जल्दी आप नोट करते जाओ। सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है। अच्छा जनसंख्या की बात करें तब भी प्रयागराज सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तब भी प्रयागराज होता है। हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कहाँ पर है, तब भी प्रयागराज आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कुंभ नगरी कौन सा है, प्रयागराज है। त्रिवेणी संगम कहाँ मिलता है, प्रयागराज है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कुंभ एक होता है, ठीक है, एक होता है आपका है कुंभ, एक होता है महाकुंभ। ठीक है,
इन दोनों का टाइमिंग पूछ लेता है। याद रखना, पहले जो कुंभ था वह हम लोग का, जैसे कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो जो मैं बता रहा हूँ, पहले जो कुंभ था वो 12 साल पर लगता था, और महाकुंभ जो है उसका कोई सिनेरियो ही नहीं था। अर्ध कुंभ जो था वो 6 साल पर लगता था। लेकिन अब क्या है, प्रेजेंट टाइम में क्या है कि अर्ध कुंभ को हटा दिया गया है, जो 6 साल पे लगता है उसे ही अब हम लोग कुंभ कहते हैं, ठीक है। और महाकुंभ मतलब 12 साल हो गया। मेरी बात को ध्यान रखना आप लोग कि अब जो प्रेजेंट टाइम में जो कुंभ है वो 6 साल पे हो गया है, और महाकुंभ जो है वो कितने पे हो गया है, वो 12 साल पे हो गया है। पहले इसका जस्ट उल्टा था, ठीक है। पहले महाकुंभ को मतलब 12 31 44 बोलते, जैसे इस बार कुंभ जब लगा था तो बहुत एक हल्ला मचा था कि मतलब, चलो छोड़ो क्या बोलूँ उसके बारे में। अच्छा, 17 नगर निगम है, ये तो हो गया ना। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना इसमें कि हम लोग के जो विधानसभा है वह द्विसदनात्मक है। जो विधायिका हम लोग की होती है, जो विधायिका है वो द्विसदनात्मक है, यानी यहाँ पर दो सदन होते हैं। दो सदन का मतलब क्या होता है, एक जहाँ पर हम लोग एमएलए साहब को भेजते हैं, और एक जहाँ हम लोग एमएलसी साहब को भेजते हैं, ठीक है। किसको भेजते हैं, एमएलसी साहब को भेजते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को भी याद रखना। जो विधानसभा है उसमें संख्या और पूछे उसमें कितने विधायक जाते हैं, तो उसमें होते हैं 403। और जो एमएलसी होते हैं वो कितने होते हैं, यानी विधान परिषद में कितने होते हैं, उसमें होता है 100। इतना क्वेश्चन याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। बस ईयरफोन लगा के अपना काम करते रहो, सुनते रहो, बस सुनते रहो, 2-3 बार सुनोगे कुल समझ में आ जाएगा क्लास अच्छे से। चलो अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहते हैं, ठीक है। अब चलो ओडीओपी से आ गया क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को हम लोग पीतल नगरी कहते हैं, यानी कि ब्रांच सिटी, ब्रांच सिटी। तो देखो, मुरादाबाद को हम लोग क्या कहते हैं, पीतल की नगरी कहते हैं। किसको कहते हैं, मुरादाबाद को हम लोग क्या कहते हैं, पीतल की नगरी कहते हैं। अलीगढ़ को क्या कहते हैं, अलीगढ़ का भी आया था, अलीगढ़ के भी सुन लो, अलीगढ़ को बोलते हैं ताला नगरी। अच्छा, इसमें एक फिरोजाबाद है ना, अच्छा फिरोजाबाद को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सुहाग नगरी। यहाँ पर ये चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए, कांच के झूमर के लिए यह विश्व भर में प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, ध्यान रखना। मेरठ की बात करें तो मेरठ से कई बार पूछा है, यह स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, स्पोर्ट्स के सामान के लिए फेमस है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है रामभर स्तूप के बारे में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामभर स्तूप के बारे में कह रहा है। एक बात ध्यान रखना, जो स्तूप होता है, जो स्तूप होता है यह बौद्ध से संबंधित है। अच्छा, स्तूप में होता क्या है, देखो जब भगवान बुद्ध मर गए थे तो उनके शरीर के अलग अलग भागों करके भारत में अलग अलग स्तूप बनाए गए थे। तो उनके शरीर के अलग अलग भागों को उस स्तूप के अंदर रख के ऊपर से स्तूप बना दिया। एक तरह से कह सकते हो भगवान बुद्ध का कब्र हुआ है, ठीक है, मतलब वो उनको पूजते हैं। ओके, चलो तो रामभर स्तूप कहाँ है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, रामभर स्तूप कहाँ है, इससे पहले एक बात ध्यान समझो, भगवान बुद्ध से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन याद रखना। पहला क्वेश्चन क्या याद रखोगे, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ, उनके मृत्यु को क्या बोला जाता है, ठीक है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, वह किस वंश थे, वह कब अपने साम्राज्य को छोड़े थे, साम्राज्य को जब छोड़े तो क्या प्रतीक रखा गया, ठीक है। पहला उपदेश कहाँ दिए थे, ये सब क्वेश्चन उनसे रिलेटेड है जो पूछा जाता है। उनके पहले गुरु कौन थे, उन्होंने कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें क्या कहा गया, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन है, एक एक को समझते हैं। तो रामभर स्तूप के बारे में पूछ रहा है, तो रामभर स्तूप कहाँ पर है, वह है आपका कुशीनगर, ठीक है। अच्छा, कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। वहाँ पर कहा जाता है कि मतलब कि जो जिसके यहाँ वो खाना खा रहे थे उसी ने उनको विष दे दिया था, जो कहानी रहा हो। तो उनका भगवान जो आपके बुद्ध हैं उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। तो उसी जगह की उनकी जो स्तूप है उसको रामभर स्तूप बोलते हैं। अच्छा, भगवान बुद्ध के मृत्यु क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक है, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। यहीं पर बुद्ध भगवान का अंतिम संस्कार किया गया था। अच्छा, पहला उन्होंने जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, वह दिया था सारनाथ में। तो जो ए ऑप्शन है अगर कोई लगाया हो तो यहाँ पर उन्होंने क्या वो दिया था, उपदेश दिया था, ठीक है, पहला उपदेश दिया था। अच्छा, उपदेश को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो यहाँ से, यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। अच्छा, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, इन्हीं के नाम पे है, ध्यान रखना। चलो अब आता है क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रियासत में कितने जिले शामिल हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन के साथ अलग से जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप उस पर नोटिस करें, क्वेश्चन ऑप्शन दिख रहा है उस पर ध्यान मत दें।
आपको पढ़ना है, ना कि ऑप्शन से कोई मतलब है। यहाँ पर ये ऑप्शन का कोई महत्व नहीं है। जब एग्जाम होता है तो ऑप्शन दिखते हैं, फिर भी लोग सॉल्व नहीं कर पाता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कितनी रियासतें यानी कितने जिले शामिल है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 7 जिले शामिल है। कौन कौन जिले शामिल हैं? एक तरफ से पढ़ते हैं, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। याद कर लेना, झांसी से स्टार्ट करो, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट सबसे लास्ट में पड़ता है, जो मिर्जापुर, बांदा, मतलब बांदा, चित्रकूट लास्ट में पड़ता है। इसके बाद इलाहाबाद और मिर्जापुर आ जाएगा। बुंदेलखंड का क्षेत्र मिर्जापुर तक माना जाता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। लेकिन फिर भी जो मेन है बुंदेलखंड का, वो कौन सा है आपका? है झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, 7 होती है। ठीक है, ध्यान रखना। आल्हा कहाँ से फेमस है? आल्हा लोकगीत इसी क्षेत्र में फेमस है, सबसे ज़्यादा महोबा में फेमस है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट में है। यह बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है, इस बात को ध्यान रखना, बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इन्हीं के से होकर चलता है, जो इन्हीं 7 जिलों को जोड़ता है। समझे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्यों रखा गया है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से रखा गया है क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट को जोड़ते हुए जाता है। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो देखो, चौधरी चरण सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, थोड़ा जूम करता हूँ, ये अब ठीक है, अच्छा सब दिख रहा होगा आप लोग को। देखो, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पर है प्रेजेंट टाइम में, सॉरी लखनऊ कहाँ है? लखनऊ, यहाँ है लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ। अच्छा, बनारस का जो है उनका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री बनारस यहाँ मतलब रामनगर के थे, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। अमोसी कहाँ पर है? वो अभी आपके लखनऊ में स्थित है। कानपुर में पूछता है, चकेरी है। कानपुर में कौन सा है? चकेरी है, बहुत ही फेमस है कानपुर में चकेरी। ठीक है, कानपुर में चकेरी है। आगरा में कौन है? खेरिया है। आगरा में कौन है? खेरिया है। देखो, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी प्रेजेंट टाइम में है। कहाँ कहाँ है? ध्यान समझना, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या, नोएडा। देखो, नोएडा का जेवर वाला उद्घाटन हो गया है, अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि के नाम से है, कुशीनगर का बुद्ध के नाम से है, वाराणसी का जो है लाल बहादुर शास्त्री के नाम से है, और लखनऊ का जो है चौधरी चरण सिंह के नाम से है। एकदम नोट कर लेना, ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ें। 7 क्वेश्चन हो गया 12 मिनट में, तेजी से करते हैं। 8वां क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी का कटोरा कहलाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्रीकल्चर वाले हम लोग हैं तो ये भी क्वेश्चन रिलेटेबल रहेगा। चीनी का कटोरा जो देखो है, हम लोग मुजफ्फरनगर बोलते हैं। कहाँ गया मुजफ्फरनगर? यहाँ। चीनी का कटोरा जो है वो हम मुजफ्फरनगर को बोलते हैं। गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है। अब देखो, गन्ना से 3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ। पहला, उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्षेत्रफल की बात करें, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो तमिलनाडु है। समझ रहे हो मेरी बात है? इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाता है। IISR, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कहाँ पर है? वो आपका लखनऊ में। IISR, देखो लिख देता हूँ मैं, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पर है? वह है लखनऊ में। लेकिन NSI, नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वह है, क्या है? NSI। अगर यह पूछे कहाँ पर है तो वह कहाँ पर है? चीनी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बता दे रहा हूँ, जिनको ये PDF चाहिए वो पैड बैच ज्वाइन करिए। देखिए, पैड बैच में मैं बताता हूँ, पहले कुछ पैड बैच के बारे में बताता हूँ। सिर्फ 99 आपको देना है। इसमें मिलेगा क्या, ये समझो। 50 फुल लेंथ का टेस्ट, 50 फुल लेंथ का टेस्ट मिलेगा, जो मल्टी अटेम्प्टेड है, यानी कि वो वेबसाइट मिलेगा। आप वेबसाइट से जुड़े रहेंगे। 50 फुल लेंथ का टेस्ट है, आप मल्टी अटेम्प्ट करें, जितना उतना करें, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, पहला। दूसरा, इसमें क्या मिलेगा आपको? E-बुक मिलेगा। क्या मिलेगा? E-बुक। एग्रीकल्चर का E-बुक मिलेगा। यूपी स्पेशल का देखो जो भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा 500 क्वेश्चन का E-बुक मिलेगा। कंप्यूटर का 1000 क्वेश्चन का E-बुक मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? टॉपिक वाइज कंप्लीट 180 PDF मिलेंगे। 180 PDF, उसमें क्या रहेगा? थ्योरी, कंसेप्ट, शॉर्ट नोट्स, MCQ, इतना मिलेगा। साथ में
आपको अलग अलग, जैसे कि मालवा की बुक और आर के शर्मा की बुक का क्वेश्चन का पीडीएफ बनाया गया, मतलब इन पूरे बुक को पढ़ के क्वेश्चन का पीडीएफ बनाया गया है। आर के शर्मा के 7,000 क्वेश्चन का पीडीएफ बना हुआ है और मालवा के 5,000 क्वेश्चन का पीडीएफ बना है। ये पीडीएफ भी मिलेगा, यानी मान के चलो मोटी मोटा कि आप 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को इकोनॉमिकल कैपिटल बोलते हैं? ठीक है, इकोनॉमिकल राजधानी क्यों बोलते हैं पहले ये जानो। देखो कानपुर जो है ना, कानपुर को आर्थिक राजधानी इसलिए बोलते हैं कि कानपुर में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ स्टार्टिंग में लगी हुई थी। कानपुर बहुत अच्छा डेवलप कर रहा था, बहुत फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, चमड़े के लिए तो भाई विश्व भर में फेमस था, इसलिए कानपुर को हम लोग इकोनॉमिकल कैपिटल कहने लगे और भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। इसका राजधानी क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है, इकोनॉमिकल कैपिटल किसे बोलते हैं हम लोग हैं? कानपुर को बोलते हैं। कानपुर दो चीज़ के लिए फेमस है, चमड़ा उद्योग के लिए और कपड़ा मिल के लिए। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे तेज़ी से चमड़ा के लिए कौन फेमस हो रहा है? आगरा। ठीक है, कौन हो रहा है? आगरा। अच्छा, नोएडा क्या बोलते हैं? नोएडा का नाम आया तो भी जान लो, नोएडा को बोलते हैं हम लोग IT हब। क्या बोलते हैं? IT हब। प्रयागराज को क्या बोलते हैं? न्यायिक राजधानी बोलते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट प्रयागराज में है। बनारस को क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपका है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से? बहुत बार पूछा है, हमको लगता है सब बच्चों को याद होगा, ऐसी बातें नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लगता है छूट गया क्या? क्वेश्चन नंबर 11 आ गए हम लोग ना, 10 कहाँ पढ़ा है? 10 इधर है भाई, छूटेगा नहीं कुछ भी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सबको पता है, खीरी में है। चलो अब समझो, भारत का, अरे उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? वो था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा था? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा है। अच्छा, स्थापना कई बार पूछा है, सबको याद भी होना चाहिए, 1977। कब है? 1977 है ये। अच्छा, फेमस किसके लिए? यहाँ पर बाघ, बारहसिंघा, गैंडा, इनके संरक्षण के लिए विश्व भर में फेमस है। किशनपुर और करतनिया घाट, यह दो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, यह दोनों इसी के पार्ट हैं। किशनपुर और करतनिया घाट इसी के पार्ट है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ बना है? ये भी क्वेश्चन पूछ ले तो चित्रकूट में बना है, क्योंकि रानीपुर टाइगर रिजर्व लेटेस्ट है। और ये कहाँ बना हुआ है? ये आपका बना हुआ है चित्रकूट में बना हुआ है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। यह तो आपके मुंह पे रटा हुआ होगा, लेकिन उसके साथ कुछ समझ लेते हैं। देखो, गोविंद बल्लभ पंत जो है प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं। और हाँ, और विधानसभा से क्वेश्चन हो याद आया कि विधानसभा का जो गठन है, विधानसभा का जो गठन है वह कब हुआ था? आपका वो हुआ था जुलाई 1937। कब हुआ था? जुलाई 1937। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, और क्वेश्चन एक मेरे माइंड में आ रहा है, माइंड में आ रहा है, लेकिन चलो अच्छा याद आएगा बताएंगे मैं आपको। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, बस ध्यान रखना जैसे कि मदन मोहन मालवीय को बेच्चू के संस्थापक थे। ध्यान रखना कि बेच्चू उत्तर प्रदेश की पहली केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, और बेच्चू के बारे में ध्यान रख सकते हो कि बेच्चू में ही पहला अधिवेशन किया था इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने पहला अधिवेशन किया था। ठीक है, अभी कुछ गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर ही हम लोग का जो कृत्रिम झील है सोनभद्र में, सबसे बड़ा कृत्रिम झील इन्हीं के नाम पर रखा हुआ है। चलो आपको क्वेश्चन याद है आ रहा है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या बोल रहा है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ गया उन्नाव भाई? यहाँ पर है, यहाँ। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है उन्नाव में है। अच्छा, इसका नाम बदल के चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। ठीक है, यह रामसर साइट भी है। रामसर समझते हो ना? रामसर कन्वेंशन के अनुसार वह साइट्स जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिजर्व किया गया हो, जिस एरिया में पक्षियों को रखने के लिए, पक्षियों को, जानवरों को रखने के लिए होता है, इसे रामसर साइट बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। वह एक तरह से रिजर्व किया गया होता है। भारत का पहला कौन सा था? वह चिल्का झील था, जो उड़ीसा में था। ठीक है, अच्छा, रामसर कहाँ पर है? ये ईरान में है। पहला सम्मेलन 1971 रामसर ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद यह सेटअप शुरू किया गया था। ठीक है, इतना बहुत है।
और एक क्वेश्चन बहुत फेमस है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा क्या फेमस है कि साइबेरियन जो पक्षी हैं, मतलब जो सोचो रसिया साइबेरिया से उड़ के वो इंडिया में आती हैं, इसी उन्नाव के नवाबगंज पक्षी अभयारण्य में रुकती हैं, ठीक है। और रायबरेली का नाम है, तो यहाँ पर भी एक पक्षी अभयारण्य है जिसका नाम है समसपुर पक्षी अभयारण्य, ठीक है। चलो हाँ, अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का सीमित भंडार पाया जाता है? किस जिले में यूरेनियम, देखो मात्रा बहुत कम पाई जाती है, ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा पाता है, बट लेकिन पाया जाता है। तो यह जिला है ललितपुर। कौन सा जिला यह है? ललितपुर। कहाँ ललितपुर है ये? अगला देखो यहाँ पर एक देखो ललितपुर में ना तांबा और राख फास्फेट भी पाया जाता है, ठीक है। तांबा और राख फास्फेट पाता है, लेकिन यह भी थोड़ा ठीक ठाक मात्रा में पाता है। जैसे यूरेनियम की बात करूंगा तो बहुत कम मात्रा में पाता है, लेकिन तांबा और राख फास्फेट जो है वो ललितपुर में ठीक ठाक मात्रा में पाता है। ललितपुर को भारत का श्रीलंका भी कहते हैं, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि देखोगे तो ललितपुर इस तरह से ऐसे मैप में ऐसे आके ऐसे हो गया है, ठीक है, ऐसे मैप में आ गया है। तो ललितपुर के जो चारों तरफ है इधर एमपी है, ये जो इलाका है इधर पूरा एमपी है। तो यह भी कहा जाता है कि ललितपुर ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो अभी ललितपुर है। ललितपुर जो है बुंदेलखंड रीजन का ही भाग है, आपको पहले ही बता चुके हैं। ललितपुर ही जो है वहाँ पर आपका तांबा और राख फास्फेट ज़्यादा मात्रा में पाता है, यूरेनियम सीमित मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन हो गया। अच्छा बांदा के बारे में बता दूँ, यहाँ हीरा पाया जाता है, यहाँ पर हीरा पाया जाता है। और एक मिर्ज़ापुर शहर, मिर्ज़ापुर जिला के बारे में सब लोग जानते होंगे, तो मिर्ज़ापुर में बलुआ पत्थर पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, ठीक है। चलो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, अब यह तो कहूँगा नहीं, कमेंट करो, क्योंकि आपको आंसर तो दिख ही रहा है। देखो यह ई बुक है, ठीक है, इसमें सब कुछ अलग अलग करके बनाने से बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन ई बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को नॉलेज मिले। लेकिन एक क्वेश्चन के साथ मैं अलग अलग क्वेश्चन भी पढ़ा रहा हूँ, आराम से ईयरफोन लगा सुनते रहिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? कहाँ गया भैया? इलाहाबाद, यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यह कब स्थापना हुई थी? 1887। 1887। अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बोला था कि सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो उसके बात करूंगा तो वह है बेच्चू। बेच्चू की स्थापना कब हुई थी? 1916। और इसी समय गांधी जी आए थे यहाँ पर, मदन मोहन मालवीय के साथ कन्वेंशन किए थे। तो उत्तर प्रदेश का 2 क्वेश्चन हो गया इसमें। पहला इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापना 1887, नोट कर लीजिएगा। बेच्चू की स्थापना कब हुई थी? 1916। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय में। एएमयू की बात कर रहा है तो इसके बारे में भी जान लो, यह कब हुआ था? 1920 में। इसका किसने? सर सैयद अहमद खान। नाम को याद कर लो, सर सैयद अहमद खान। अच्छा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, ध्यान रखना। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। सबका कंफर्म हो गया। 1921 में आपके बनारस में एक और विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, उसकी भी स्थापना हुई थी। तो लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय 1921 में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है 1887 में हुआ था। सबसे पुराना विश्वविद्यालय यूपी का है। सबसे पुराना यूपी का केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? बेच्चू है, 1916 में हुआ था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना हुई थी, सर सैयद अहमद खान ने किया था। चलो आगे देखते हैं। आल्हा लोकगीत क्या कह रहा है? आल्हा लोकगीत कहाँ से फेमस है? ये तो सबको बताया जो नहीं, पीछे ही बताए थे। आल्हा लोकगीत कहाँ से फेमस है? बुंदेलखंड, ठीक है। कहाँ से फेमस है? बुंदेलखंड। अच्छा आल्हा उदल 2 भाई थे, ये लोग, इनकी वीर गाथाएँ गाई जाती है, इनकी कहानियाँ बहुत सारा फेमस है। आप कभी भी महोबा के आसपास शिला क्षेत्र में जाएंगे, इनकी बहुत सारी कहानियाँ, मूर्ति, लोकगीत बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आल्हा और उदल थे 2 पहलवान थे, योद्धा थे, तो इन्हीं के बारे में पूरी कहानियाँ हैं, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। अच्छा आल्हा उदल के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि यह किस वंश के वीर थे? तो ये थे बनाफर। रुको लिख देता हूँ उसको मैं। किसके थे? बनाफर। बनाफर।
बनाफर वंश के थे। किसके? बनाफर वंश के। आल्हा उदल किस वंश के वीर योद्धा थे? तो बनाफर। अच्छा, यह जो आल्हा उदल की जो लोकगीत है, यह कहाँ से आई थी? तो यह आई थी जगनीक द्वारा। जगनीक एक रचयिता थे, उन्होंने क्या लिखा था? परमाल रासो। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज रासो ने चंद्रबरदाई लिखा हुआ था, याद है ना? तो इसी तरह से परमाल रासो। अच्छा, पता है पहले की जो कहानियाँ लिखी जाती थी, लोकगीति लिखी जाती थी, लोक कथा लिखी जाती थी, उसमें वीर रस का बहुत प्रयोग किया गया था। जैसे कि बहुत सारे महाभारत रामायण आपने देखा होगा, तो वहाँ पे वीर रस का बहुत प्रयोग किया गया। मतलब बहुत मैटर को एग्जैजरेट करके बताया गया कि बहुत बड़े बड़े से चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो पढ़ लो, परमाल रासो पढ़ लो, उसमें अलग ही लेवल की कहानियाँ बताई जाती थी। तो ये लोकगीत है। ठीक है, लोकगीत का मतलब होता है लोगों के द्वारा गाया जाने वाला गाना, इसकी कोई भी प्रामाणिकता नहीं होती है, बस इस बात को अपने मन में बैठा लेना। तो बनाफर वंश के वीर योद्धा थे। जगनीक द्वारा रचित परमाल रासो का यह भाग है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अच्छा, वर्षा ऋतु में ही पूर्वांचल में क्या गाया जाता है, खास तौर से मिर्जापुर में? तो कजरी, चैती, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हो गया, चलो 25-30 क्वेश्चन करा ले कम से कम। अब क्या बोल रहा है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र, क्या बोल रहा है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? ठीक है, अभी कुछ देर पहले ओबरा के बारे में बताए थे। ओबरा कहाँ स्थित है? ओबरा है आपके सोनभद्र में। सोनभद्र के बारे में 2-4 क्वेश्चन जान लो। सोनभद्र जो है 4 राज्यों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। सोनभद्र सबसे ज़्यादा खनिज संपन्न जगह है। सोनभद्र में गरीबी बहुत अधिक स्तर पे है। सोनभद्र में परसेंटेज और क्षेत्रफल दोनों के अनुसार सबसे ज़्यादा वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, सोनभद्र में यष्टि जाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और अगर यस्सी की बात करें, देखो यस्सी की बात करें तो वो सीतापुर में है। सीतापुर में क्या पाया जाता है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य क्या है? 84,000 ऋषियों की तपोभूमि है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, पढ़ते जाओ, बहुत कुछ बताऊंगा मैं आप लोग को। चलो, तो ओबरा में सोनभद्र कहाँ है? सोनभद्र में क्या है? ओबरा में है। सोनभद्र में क्या है? ओबरा। और ओबरा में क्या स्थित है? ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, अच्छा, इसको बनाने में किसने हेल्प किया था? तो USSR, रसिया मत लिख देना, USSR ने हेल्प किया था। ठीक है, सोनभद्र को ऊर्जा राजधानी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो, रियन बांध यहीं पर है। रियन बांध किससे जो पानी निकलता है, जो बड़ा तालाब बना हुआ है, उसी को बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम तालाब। ठीक है, सबसे बड़ा तालाब यूपी का। चलो, ताज महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? आप सबको पता है, आगरा में मनाया जाएगा। जहाँ ताजमहल वही ताज मनाया जाएगा। ठीक है, हाँ, राम बारात के बारे में क्वेश्चन पूछता है। मैंने एक पोल डाला, बहुत बच्चों ने गलत किया था। भाई, राम बारात अयोध्या से नहीं है, आगरा से है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ताज महोत्सव कहाँ से है? आगरा के। देखो, आगरा में ना शिल्पग्राम में फरवरी टाइम में शिल्पग्राम में ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक बहुत अजीब बात समझो, यह फेमस क्यों है? यहाँ पर ना मुगल काल, ठीक है, मुगल काल की जो कला थी, संस्कृति थी, व्यंजन था, उसका प्रदर्शन करते हैं ताज महोत्सव में। कुछ और नहीं, ये मुगल कालीन प्रदर्शनी की जाती है। ठीक है, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव होता है, वाराणसी में गंगा महोत्सव होता है, मथुरा में लठमार होली किस जन्मोत्सव में होता है, बटेश्वर मेला भी आगरा में लगाया जाता है, शकुम्भरी का मेला भी पढ़ लेना। ठीक है, चलो शकुम्भरी मेला आगे पढ़ाएंगे भी, अभी तो अभी मेला वाला टॉपिक आ रहा है धीरे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कर है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य अलग होता है। शास्त्रीय नृत्य यह होता है कि जिसमें उसका जो मतलब स्टेप्स होते हैं, उसका पूरा स्टेप्स एक फिक्स होता है, उसके हिसाब से स्टेप करना होता है, बड़ा ही टफ होता है डांस। जैसे हिप हॉप होता है, फोक डांस होता है, हम लोग के लिए, लोकल के लिए बाराती डांस होता है, बहुत लोगों ने किया होगा। तो यह सब अलग अलग क्वालिटी के डांस होते हैं। तो जो ये शास्त्रीय नृत्य होता है, इसकी एक कला ही अलग होती है। तो अलग अलग शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो यूपी में एकमात्र कौन सा है? वो है कथक। यूपी में कौन सा है? कथक है। ठीक है, अच्छा, अब नृत्य शैली से याद करो कि 2 घराने फेमस हैं, एक लखनऊ है और एक वाराणसी है। अच्छा, कलाकार की भी बात कर लेता है कि शास्त्रीय नृत्य में सबसे फेमस कलाकार कौन से हैं। तो इसमें देखो, पंडित बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, ये लोग कथक के लिए वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, अगर पूछे शास्त्रीय नृत्य की विशेषता क्या है, अगर कूट में पूछता है
तो जो पैर होता है ना, उसको तालबंद करना होता है, यानी जो ताल बज रहा है, जो राग बज रही है, उसके अनुसार पैरों का तालबंद करना होता है और गोल 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 घूम के डांस करना होता है। ठीक है। भारत में देखो कुल 8 कितने हैं? भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। जो संगीत नाटक अकादमी है हमारे भारत का, उसके अनुसार कुल 8 शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं। ठीक है। 25 क्वेश्चन तक करते हैं हम लोग हैं। कहाँ तक हो गया था? 18 हो गया था। हाँ 18 हो गया था। 19 सॉरी 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ IIT पर है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT कहाँ स्थित है? ये हमारा कॉलेज रहा है कभी। ठीक है। मैं IIIT झलवा से इंजीनियरिंग किया हूँ। तो पूछ रहा है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT कहाँ स्थित है? तो ये आपका प्रयागराज में है। प्रयागराज में जाओगे, कौशाम्बी की तरफ आगे बढ़ोगे तो झलवा पड़ता है, उसी झलवा में स्थित है। ठीक है। और इसके बारे में कुछ फेमस देख लेते हैं, जैसे IIT की बात कर लेते हैं। तो देखो यूपी में IIT, देखो एक IIT कानपुर में है और एक IIT बनारस में है, IIT बेच्चू के नाम से फेमस है। ठीक है। IIM की बात कर लेता हूँ, IIM की बात कर लेता हूँ। तो IIM लखनऊ में है। ठीक है। ये मैनेजमेंट का कोर्स कराता है, इंडिया के टॉप लेवल की मैनेजमेंटिंग कोर्स कराता है। ओके। नोएडा की बात कर रहे हैं, नोएडा कराया है, तो नोएडा को सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर की बहुत सारी कंपनी आपको मिल जाएंगी। और ठीक है, बाकी अभी बीटेक अगर कोई करता हो तो उसको AKTU के बारे में पता होगा। AKTU का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसका होता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आमों का उत्पादन होता है? आप सबको पता है, लखनऊ मलिलाबाद। ठीक है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लखनऊ मलिलाबाद है। अच्छा, मलिलाबाद की जो दशहरी आम है, ठीक है, उसको GI टैग भी मिला है। जो मलिहाबाद की दशहरी आम है, उसको हम लोग GI टैग भी दिए हुए हैं। सहारनपुर का जो आम है, उसमें आम लंगड़ा जो आम है, जो सहारनपुर का आम है उसको, और लंगड़ा आम कहाँ फेमस है? वाराणसी। जो वाराणसी बनारस के एरिया है, वहाँ पर लंगड़ा आम जो है बहुत फेमस है। प्रतापगढ़ में क्या फेमस है? प्रतापगढ़ यहाँ पर दिया हुआ है। प्रतापगढ़ क्या फेमस है? ये आंवलों के लिए फेमस है। ठीक है। ओके। अच्छा, यह क्वेश्चन पूछ ले कि आम के निर्यात के लिए लखनऊ और सहारनपुर में कौन सा जोन बनाया गया है? तो एग्रो एक्सपोर्ट जोन बनाया गया है। कौन सा जोन बनाया गया है? एग्रो एक्सपोर्ट जोन बनाया गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? अब इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, सबको समझते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ठीक है। तो सबसे लंबी नहर कौन सी है? वह है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी की बात कर रहा है, ध्यान रखना। सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे शारदा नहर। सबसे पुरानी नहर पूछे तो पूर्वी नहर। ठीक है। एक होता है ऊपरी गंगा नहर, एक होता है निचली गंगा नहर, एक है पूर्वी नहर। ठीक है। तो जो पूर्वी नहर है वो सबसे पुरानी है। शारदा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? वो है शारदा नहर। ठीक है। अच्छा, इसकी कुल शाखाओं को मिलाकर लंबाई कितनी है? 12,368 किलोमीटर बता रहा हूँ मैं। कितनी है? 12,000, मतलब 12,000 से ऊपर रख लेना और कुछ नहीं, किलोमीटर है। शारदा नहर की इतनी लंबाई है। ठीक है। इसकी उत्पत्ति, उसकी जो शारदा नदी है, शारदा नदी जो है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखो, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर के पास एक बनवासा जगह है, वहाँ से शारदा नहर की उत्पत्ति मानी जाती है। यह तराई और मध्य यूपी में सिंचाई का सबसे मेन स्रोत है। ठीक है। और यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? नीलकूट से होती है। रानी लक्ष्मीबाई बात किस नदी पर है? बेतवा नदी पे है। ठीक है। किस पे है? बेतवा नदी पर है। अच्छा, यह है कहाँ पर है? यह झांसी के पास, ललितपुर जिला, आपके बारे में पढ़ाए हैं, ये वहाँ स्थित है। ये यूपी और MP का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ओके, चलो आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी कराते हैं, 25 क्वेश्चन करा लें। उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो गौतम बुद्ध नगर की है। ठीक है भाई, सबको पता है कि जहाँ पर ज़्यादा वो इंडस्ट्री होगा वहीं होगा, तो गौतम बुद्ध नगर की है। ठीक है। इसकी कितनी है यह भी अगर पूछ ले, 80.1% है।
सबसे कम कहाँ की है? श्रावस्ती दिया है कि नहीं दिया? सबसे कम कहाँ की है? श्रावस्ती की है। श्रावस्ती कितनी है? 46.7% है। अच्छा, यूपी की साक्षरता दर कितनी है? अगर यूपी की बोले तो कितना है? 67.7 है। भारत की कितनी है? वह 74 है। यूपी में पुरुष कितने हैं? यूपी में अगर पुरुष की साक्षरता दर पूछे तो 77.3% है। अगर यूपी में महिला साक्षरता दर पूछे तो 57.2% है। ठीक है, हो गया कन्फर्म। अच्छा, यूपी में सबसे ज़्यादा महिला कहाँ के साक्षर हैं? सिर्फ यह पूछे, कानपुर नगर की हैं। ओके, इतना क्वेश्चन ध्यान रखना। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? अभी ऊपर ही पढ़ाए थे। फिरोजाबाद आपके लिए जो कांच की नगरी है, सुहाग की नगरी है, चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच के झूमर के लिए फेमस है। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो ना, करीब 200 साल पुराना यहाँ पर कांच का बिजनेस चल रहा है फिरोजाबाद में, इसीलिए ये बहुत फेमस है। अलीगढ़ किसके लिए है? ताला के लिए। तो ताला उद्योग के लिए क्या है? अलीगढ़ फेमस है। और चिकन करी दिया है, यह कहाँ का है? ये लखनऊ का है। चिकन करी यानी कढ़ाई होता है, कढ़ाई का काम होता है। ठीक, और बचा चमड़ा उद्योग, कानपुर का फेमस है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अब आ जाओ, यहाँ पूछ रहा भीतर गांव। ठीक है, भीतर गांव मंदिर किस जिले में स्थित है? ये होगा कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में, ध्यान रखना। यह गुप्त काल का बना हुआ है, यह पूरी तरह से ना ईंट से बनाया गया है। ठीक है, इसकी सबसे पुरानी मंदिर है वह ईंटों से बनाया गया है। ये जो मंदिर है गुप्त काल में, सोचो गुप्त काल में मंदिर बनी हुई है। और ये जो भीतर गांव की मंदिर है वो कानपुर में स्थित है और ये ईंटों से बनाई गई है। इसके दीवारों पर जो है देवताओं और पक्षियों की जो आकृति है उसको उकेरी गई है। समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो ना? तो जो कानपुर में भीतर गांव का मंदिर है गुप्तकालीन मंदिर है और ये ईंटों से बनाया गया है। यहाँ पर यह पॉइंट को याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लायन सफारी स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लायन सफारी स्थित है? ये तो बड़ा ही हमको लगता है कि सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये बड़ा इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है, सब लोग कर लेंगे। इटावा में है। ठीक है, अच्छा, ये एशियाई शेरों के लिए बनाया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दुधवा, लखनऊ में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, आप सबको पता ही है। गोरखपुर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। मेरठ खेल के सामानों के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलो, यह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया है। क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका है प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में। स्थापना कब हुई ये उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की? तो 1831 में। कब हुई है? 1831 में। प्रशासनिक कार्य की बात करें तो लखनऊ से होता है। न्यायिक कार्य की बात करें तो प्रयागराज से होता है। ठीक है, अच्छा, राजस्व परिषद करता क्या है? भूमि का जैसे विवाद हो गया, लगान वसूली हो गया, भू अभिलेख का प्रबंधन हो गया, ये सब करता है। तो राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में है। स्थापना 1831 में हुई। चलिए, ये देखिए क्या कह रहा है? सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? क्या कह रहा है? सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, सैयद सलार मेला जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित होता है। कहाँ है? बहराइच में होता है। ठीक है, सूफी संत सैयद सलार, ठीक है, सूफी संत सैयद सलार मसूद गाजी, इनका पूरा नाम क्या है? सूफी संत है यह, क्या नाम पूरा इनका नाम है? सैयद सलार मसूद गाजी। इन्हीं की मजार है, यानी कि इन्हीं की दरगाह है। ठीक है, जो ये मेला लगता है इन्हीं की दरगाह है। यह फेमस क्यों है? ये हिंदू मुस्लिम का साझा एकता, ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम है इनका एक साथ आस्था की ये प्रतीक माना जाता है। बाराबंकी है, बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला लगता है जो वारिस अली शाह के नाम पे लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मेले की बात करें तो सबसे अगर मेला पूछे कहाँ लगता है तो वह है मथुरा। मथुरा, कुछ लोग आगरा अगर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगता है? मथुरा। ठीक है, चलो, उत्तर प्रदेश में चाकुओं की नगरी है, बड़ा ही फेमस है भाई। उत्तर प्रदेश चाकुओं की नगरी कौन सी है? रामपुर।
कौन सी है? रामपुर। अच्छा, रामपुर टोपी और वास्तुकला के लिए फेमस है, इसी चाकू मत पकड़ना, रामपुर टोपी और वास्तुकला के लिए फेमस है, ठीक है। मेरठ क्या है? मेरठ क्या है? इसे क्रांति नगरी बोलते हैं, क्योंकि क्रांति की जो लहर है यही उठी थी, और इसे कैची नगरी बोलते हैं, ठीक है। मेरठ को कैची नगरी और क्रांति नगरी, क से कैची क से क्रांति, दोनों नगरी। मेरठ कैसी है? क्रांति नगरी और कैची नगरी। मुरादाबाद को पीतल नगरी, ब्रांच सिटी बोलते हैं, ठीक है। सहारनपुर है, लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है, ठीक है। चलो, इटावा घराना क्या कह रहा है? इटावा घराना मुख्य रूप से किसके वादन के लिए प्रसिद्ध है? इटावा घराना मुख्य रूप से किसके वादन के लिए प्रसिद्ध है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सितार के लिए। किसके लिए? सितार के लिए। देखो, इटावा घराना को हम लोग कहते हैं इमदाद खानी। क्या बोलते हैं? इमदाद खानी। ये हिंदी लिखना है थोड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए। इमदाद खानी, ठीक है। देख लो नाम कितना बड़ा लिख रहा हूँ। इटावा घराना में क्या बोलते हैं? इमदाद कहानी, ठीक है। ये सितार और सुरबहार, सुरबहार कोई यंत्र होगा, देखो मुझे वो आइडिया नहीं है। सितार और सुरबहार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उस्ताद विलायत खान, उस्ताद नाम याद रखना, यह उस्ताद विलायत खान इटावा घराने के सबसे प्रसिद्ध सितार वादक थे, सबसे प्रसिद्ध सितार वादक थे, ठीक है। वाराणसी और लखनऊ घराने, वाराणसी और लखनऊ घराने यह किसके लिए फेमस है? गायन और नृत्य के लिए फेमस है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम है शहनाई के लिए। यह कहाँ से थे? बनारस से थे, ठीक है। चलो देखो, अब ये 30 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, और जैसा आप क्लास को प्यार प्रेम दोगे ऐसा आगे काम किया जाएगा। तो इसको रिवीजन करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे से क्वेश्चन करेंगे।